अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अदनान खालिद यूट्यूब चैनल के जरिए आज इस प्रोग्राम में, जिसका नाम अदब के साथ है, मैं और काशिफ नवीद आप सबके सामने हाजिर हैं। और आज इस सीरीज के पहले प्रोग्राम के लिए हमारी बेहद खुश नसीबी है कि अब्बास ताबिश साहब ने हमें वक्त दिया और आज ये पहला इंटरव्यू हम उनका इंटरव्यू करें। अदबी इंटरव्यूज के हवाले से ये प्रोग्राम एक मुनफरिद प्रोग्राम है, क्योंकि हमने ये कोशिश की है कि अगर अदबी पर्सनालिटी को भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो एक बहुत ही मुश्किल और एक बहुत ही रूखा प्रोग्राम करने के बजाय इसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग और इसमें एक ह्यूमर का एलिमेंट भी रखा जाए। और यही कोशिश है कि एक अदबी पर्सनालिटी को एज अ कंप्लीट पर्सनालिटी पेश किया जाए। उनके अदब के और उनके फन के हवाले से तो बात हो ही, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हों जो कि जिनका ह्यूमर से ताल्लुक है, जो लाइट हार्टेड हो और जिस वजह से ज्यादा ऑडियंसेस हमसे जुड़ सकें। काशिफ नवीद साहब दुबई के एक बहुत मायानाज शायर हैं और इनकी आवाज और इनका अंदाज़े बयां सुनने से और उससे महसूस होने से ताल्लुक रखता है। और काशिफ भाई इस सीरीज को मेरे साथ को होस्ट करेंगे। मैं उनका भी बहुत ममनून हूं कि वो इस पार्टनरशिप का हिस्सा हैं। मैं चाहूंगा कि काशिफ भाई भी अब्बास ताबिश साहब को अपने मुनफरिद अंदाज में मदऊ करें। जी बिल्कुल अदनान, बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है आज के हमारे अहद के मैं समझता हूँ एक लिविंग लेजेंड जो है वो अब्बास ताबिश साहब हैं और वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। और इससे बड़ी खुशकिस्मती नहीं हो सकती कि हमारे इस प्रोग्राम के पहले गेस्ट जो हैं वो अब्बास ताबिश साहब, और हम उनको खुश आमदीद कहते हैं और उनसे बाकायदा अपने इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ताबिश साहब, आपकी सेहत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान, आपका भी और काशिफ नवीद का भी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं। बहुत शुक्रिया। रमजान ठीक जा रहा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज दूसरा रोजा। सबसे पहले तो ताबिश साहब एक बहुत ही क्लीशे सवाल जो कि हर शख्स जब भी इंटरव्यू शुरू करता है तो आपसे पूछता है, अपनी जिंदगी के अवाइल के हवाले से और शेर व शायरी की तरफ राग़िब होने के हवाले से कुछ बताइएगा कि ये किस तरीके से इस सफर का आगाज हुआ और इसमें क्या मुश्किलात देखने को मिली? जी अदनान, बात यह है कि इस हवाले से मैं बारहा गुफ्तगू कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसे क्लीशे नहीं कहता अपनी जात के हवाले से कि मेरा ये माजी जो है मेरे उस संदूक की तरह है जो अयाज का था। अयाज गवर्नर था पंजाब का, लाहौर का। तो यहाँ महमूद गजनवी आया। लोगों ने शिकायत की कि ये एक कमरे में छुप जाता है और वहां दौलत जमा कर रहा है। महमूद ने कहा कि जिस वक्त वो उस कमरे में जाए तो मुझे बताइएगा। एक वक्त में वो उस कमरे में गया तो लोगों ने जाके महमूद को बताया और महमूद ने आके दस्तक दी। जाहिर है कि अयाज गुलाम था, जिसे गुलाम से उसने गवर्नर तक पहुंचाया था। उसने दरवाजा खोला, जब अंदर जाके देखा तो अंदर एक टूटा हुआ संदूक, उसमें एक फटे हुए कपड़े, एक टूटे हुए जूते, इसके अलावा उस कमरे में कुछ नहीं था। तो महमूद ने कहा कि लोग तो कहते हैं तुम यहाँ पैसे जमा करते हो। कहते नहीं, मैं जब भी शुक्र अदा करता हूँ तो मैं इस कमरे में आ जाता हूँ और देखता हूँ कि मैं ऐसा था और मुझे मेरे आका ने उठा के कहाँ पहुंचा दिया। तो मेरा माजी जो है वाकई उस संदूक की तरह है। तो मैं अच्छा मुझे महसूस होता है, मुझे क्लीशे महसूस नहीं होता। बात यूं है कि मैं 9th क्लास में पढ़ता था। एक दिन घर में आवाजें आ रही थी, जैसे कि हमारे शहर मेलसी में छोटा सा शहर था,
मस्जिदों से आवाजें आती थी, कभी महफिल मिलाद की, कभी कोई मौलाना खिताब कर रहे हैं, इस तरह की चीजें होती थी। तो वो आवाजें जरा डिफरेंट थी। तो मैं उन आवाजों के ताक़ुब में चलना शुरू हो गया। घर से थोड़े से फासले पर हमारी बल्दिया का एक बाग है, उसमें जब पहुंचा तो वहां कुछ लोग बैठे हुए थे और एक साथ कुछ पढ़ रहे थे। वो पढ़ते थे और सब लोग वाह वाह करते थे। अब मैं तकरीबन 15 साल का एक लड़का जो है वो जाके वो भी बैठ गया वहां। मैं देखता रहा कि यार ये क्या हो रहा है। तो जब मैं वहां से उठा तो मुझे ऐसे लगा कि यार ये तो काम मैं भी कर सकता हूँ, अगर इस पर वाह वाह होती है तो मुझे ये करना चाहिए। आप यकीन कीजिए मुझे उस वक्त तक नहीं मालूम था ये मुशायरा है, पढ़ने वाला शायर है और जो लफ्ज बोल रहा है वो शेर हैं और इसे शायरी कहते हैं। तो मैंने भी उसी तरह के लफ्ज लिखने शुरू कर दिए। फिर मेरे वाले साहब की डेथ हुई और उस दुख ने मुझे जो है महमेज किया और मैं और ज्यादा शायरी की तरफ चला गया। उनके इंतकाल के बाद हमारे शहर के एक शायर थे, अब मरहूम हो गए हैं, नजीर असगर साहब, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। मैं उनके पास गया तो उन्होंने देखी मेरी 2 डायरियां भरी हुई थी। मैं तो बड़ा खुश था कि मेरी 2 किताबें इस उम्र में बन गई हैं और मैं छापूंगा इन्हें। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो वजन में नहीं है। तो मैं इससे बड़ा डिसहार्ट हुआ। फिर मैं वहां जाना मैंने छोड़ दिया। फिर एक दिन वो मुझे रास्ते में मिले, मुझे कहने लगे कि तुम आए नहीं। मैंने कहा आपने कहा था ये वजन में नहीं है, तुम शायर नहीं बन सकते। तो उन्होंने कहा मैंने ये नहीं कहा कि तुम शायर नहीं बन सकते, तुम में तो बड़ा इम्कान है, तुम आया करो। फिर उन्होंने मुझे तरह मिसरा दिया और कहा कि इसे गुनगुनाओ और इसका मीटर जो है आपके उसमें दिमाग में बैठेगा तो उस मीटर के मुताबिक तुम लिखोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके से मैं लिखना शुरू किया मैंने और एक दिन मैं वो लिखने लग गया। तो ये आगाज था। वहां से फिर मैं 81 में लाहौर आ गया। लाहौर आने से पहले मुझे किसी ने कहा कि शायर बनना है तो फिर लाहौर चले जाओ। तो मैंने जिंदगी में बहुत रिस्क लिए हैं। जैसे एक गरीब खानदान में मेरी एक नौकरी थी, मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता था। तो मैंने यकदम वो नौकरी छोड़ दी और मुझे मालूम नहीं था कि मैंने लाहौर में जाके क्या करना है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक छोटी सी जॉब साहिवाल के एक मरहूम मेरे मोहसिन हकीम महमूद रिजी, जो बहुत साहिब तर्ज नस्र निगार थे, अबुल कलाम का जो तर्ज तहरीर है उसकी रिवायत के आदमी थे और बहुत खूबसूरत उन्होंने नस्र लिखी। तो उनकी सिफारिश पर मुझे रोजनामा जंग में प्रूफ रीडिंग की नौकरी मिली। तो वहां से बस मैं लाहौर आ गया और लाहौर में आके सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने ये देखा कि लाहौर में क्या लिखा जा रहा है। मैं किसी जगह कोई चीज मैंने सुनाई नहीं। 3 साल तकरीबन मैं पढ़ता रहा। उस जमाने में हम जफर इकबाल की किताब आब रवां से मैं बहुत मुतासर था, तो उसे मैंने पढ़ा, बार बार पढ़ा। फिर सलीम अहमद की शायरी को पढ़ा, फिर क्राफ्ट को समझने की कोशिश की। फिर अल्लाह का शुक्र है कि एक ऐसा शायर मुझे मिल गया जिसे मैं दुआएं देता हूँ और वो शख्स था खालिद अहमद। खालिद अहमद की सोहबतों में फिर जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे आता है मैंने उन्हीं से सीखा है और उन्हीं की ज्योतियों का सदका है। बस वहां से मैं फिर ये सारा सफर जो है ये आप लोगों के सामने है। आगे आप जो सवाल करेंगे मैं उसके बारे में फिर बात करूंगा। ताबिर साहब, इसी हवाले से, क्योंकि ये सवाल जो है ये प्रिपेयर्ड क्वेश्चन नहीं है, आपने अभी जिक्र किया कि खालिद अहमद साहब और उनसे आपने सीखा। एक बहुत उमूमी राय है या एक उमूमी ख्याल है लोगों के जहनों में कि शायरी एक ऐसा फन है जिसमें उस्ताद की जरूरत ही नहीं, बल्कि कई लोग तो इस चीज पे काफी गुस्सा भी करते हैं कि वो शायर ही क्या जिसके पास उस्ताद हो। हालांकि हमने हमेशा बड़े शोरा से उनके असातिज़ा के बारे में जिक्र सुना ही है। तो क्या इसमें असल क्या है?
देखिए, मुझे कोई एक शायर बता दें जिसने किसी से न सीखा हो और वो बड़ा शायर। गुज़िश्ता 40 बरस से ये लोग, मैं भी सुनता रहता हूँ इस तरह की बातें, वो इसे एक इल्हामी कैफियत समझते हैं, सिर्फ सीखने की हद तक नहीं। ऐसे शायरों को भी मैं जानता हूं जो किसी का शेर नहीं पढ़ते। मैंने पूछा क्यों नहीं पढ़ते? कहते इससे हमारी ओरिजिनलिटी मुतासर होगी। अब इससे बड़ी जहालत क्या हो सकती है कि जिसने पढ़ना भी नहीं, किसी से सीखना भी नहीं, वो क्या करेगा? मैं इसकी मिसाल देता हूं कि एक शोबा जो बिल्कुल वाज़ेह है वो है क्लासिकी मौसीकी का शोबा। कोई ऐसा सिंगर मुझे बता दें जो बड़ा सिंगर हो और वो उसने क्लासिकल न सीखा हो। उसे सीखे बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये जितने भी फनून लतीफा हैं, मैं कहता हूं कि ये फन है और फन हमेशा सीखा जाता है। मैं आज वो किताब ले आऊं क्लासिकी मौसीकी की, रागों की, और मैं उसे देख के राग सीख लूं, मैं हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल भाई। इसी तरह अरूज है, सारी चीजें हैं, ये हमें कोई सिखाता है। मैं टीवी बनाने की किताब खरीद लूं और देखूं यार ये टीवी ऐसे बनता, बनाना शुरू कर दूं, नहीं बन सकता। तो देखिए, इल्म जो होता है वो आप किताबों से हासिल कर सकते हैं, हुनर जो है वो बहरहाल किसी से सीखना पड़ता है। लेकिन एक बात जो जिनका जिक्र आपने किया और नाम नहीं लिया, और अच्छी बात है, मैं खुद भी नाम नहीं लेता। देखिए, बात यह है कि हुनर, अब वो लोग कहते हैं कि जी ये शायरी जो है ना, ये जो हुनर की बात करते हैं सीखने की, ये कहते हैं ये तो मंजी पीढ़ी ठोकने का की तरफ लगाते हैं, शायरी तो ये नहीं होती, शायरी तो इल्हाम होता है, ठीक है ना, वो ये कहते हैं। देखिए, बात ये है, इल्हाम जो है वो सिर्फ इस हद तक है कि जब आपका मूड बनता है शेर कहने का, जब मूड बनता है कि इल्हामी कैफियत में आप दाखिल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं, आप तैयार नहीं हैं उसको रिसीव करने के लिए, आपको क्राफ्ट नहीं आता, आपको पता ही नहीं है, तो उस इल्हामी कैफियत का क्या करेंगे आप? कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है इन्हें समझनी चाहिए। और मैं तो रिपीटेडली ये कहता हूँ, नई नस्ल को भी कहता हूँ कि भाई सीखो। खड़े खड़े लॉन्ग जंप नहीं लगता, उसके लिए बहुत पीछे जाके भाग के आना पड़ता है, तब लॉन्ग जंप लगता है। तो वो पीछे जाना जो है वो क्लासिक्स में जाना है, उनको पढ़ना है, उनको बसर करना है, फिर उस भेदों भरे जंगल में गुम नहीं हो जाना, वहां से निकलना है और अपनी फ्रेशनेस के साथ निकलना है, अपनी ताजगी के साथ जो है शायरी को, मौसीकी को, इन चीजों को लेके आगे बढ़ना है। जी काशिफ भाई। जी, आप ये क्या समझते हैं कि जब एक इंसान एक किसी उस्ताद की कंपनी में रहता है और सीखता है, जिसमें उसको एक खास अरसा दरकार होता है, तो वो अपने जाती उस्लूब को कैसे कायम रख सकता है? उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? क्या उसके ऊपर सीखने के दौरान कोई छाप लग जाती है, या उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो कायम रहती है और उसको जो है वो पॉलिश करना पड़ता है? जी काशिफ, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए, बात ये है कि उस्ताद अगर आपका बड़ा है, आप यकीनन उसके सेहर में आते हैं, उसके स्टाइल से भी मुतासिर होते हैं, उसके क्राफ्ट से भी मुतासिर होते हैं, ठीक है। मैं मिसाल देता हूं इकबाल की। इकबाल किसके शागिर्द थे? दाग पहलवी। अगर बांगे दरा की गजलें पढ़ें तो कुछ गजलों में दाग का रंग जो है वो नजर आता है। मैं कहता हूं किसी भी शायर में जिससे वो सीखता है, उसका कुछ ना कुछ उसमें इब्तदा में नजर आना चाहिए, क्योंकि उसका आगाज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने अपने आप को डिस्कवर करना होता है। जैसे एक बच्चा है, वो बाप को देखता है, बाप जो लफ्ज बोलता है वो वही बोलता है, उसकी कॉपी करता है बिल्कुल। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसकी आवाज बाप से मुख्तलिफ होती है, उसकी पर्सनैलिटी बाप से मुख्तलिफ होती है। तो हर शायर जो होता है वो अपनी ओरिजिनलिटी अपने इल्म से,
अपने तजुर्बे से और अपने पर्सनल क्राफ्ट से। एक पर्सनल क्राफ्ट भी होता है, हर शायर के पास होता है जो सीखा हुआ होता है। अब जो इकबाल का क्राफ्ट है वो क्राफ्ट दाग दहलवी का नहीं है। इवन मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरा जो क्राफ्ट है वो खालिद अहमद का क्राफ्ट नहीं है, लेकिन खालिद अहमद के असरात जो हैं वो मुझ पर हैं, वो मेरी पहली किताब पर बहुत हैं, क्योंकि उनसे सीखा हमने। अब उसके बाद बाहर निकलना जो है ये आपका अपना काम है कि आप कैसे निकल सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अदनान। अच्छा साबिर सर, ये कि आजाद नज्म एक अच्छी रवायत है, एक अच्छी चीज है, लेकिन नसरी नज्म के हवाले से अगर उसमें किसी किस्म का कोई मीटर फॉलो ही ना किया जाए, अगर उसमें किसी किस्म का कोई रिदम हो ही ना, तो आप उस हवाले से क्या कहते हैं? यार बात यह है कि मैं भी उस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखता हूँ जिसमें नसरी नज्म को कभी तस्लीम नहीं किया। अहमद नदीम कासमी साहब के पास बैठते रहे हम, खालिद अहमद के पास, अख्तर हुसैन जाफरी, फिर उनका एक पूरा ग्रुप था जिसमें मैं बैठता रहा, जहां मेरी ग्रूमिंग हुई। वहां नसरी नज्म को नहीं माना जाता था। अब नसरी नज्म जो है उसे भी कासमी साहब ने छापा, लेकिन उसका नाम क्या रखा? नसरे लतीफ। ठीक है, उन्होंने उसे नसरी नज्म के नाम से नहीं छापा है। तो अरशद अली साहब थे, उनके कोई नसर पारे वो छापते थे। अच्छा, वो नसर पारे जो थे वो पोएटिक थे। अब आप रिदम से थोड़ा सा हट के ये देखें कि बाज आदमी की नस्ल जो होती है, बाज लोगों की, वो पोएटिक होती है। जैसे गालिब के खतूत है, मैं समझता हूँ गालिब के खतूत की लाइनें जो हैं वो मुझे पोएटिक हवाले से बहुत अपील करती हैं। मसलन जब मैं गालिब का ये फिक्रा पढ़ता हूँ कि अब नकाहत में इतनी देर से उठता हूँ जितनी देर में कद्दे आदम दीवार उठती है, तो क्या आपको पोएटिक लाइन नहीं लगती? ठीक है ना। इस तरह की मैं मिसालें अगर देना शुरू करूं बहुत वक्त गुजर जाएगा, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि नसरी नज्म का एक अपना आहंग होता है। अब उसे डिफाइन कैसे करना है अभी तक शायद डिफाइन नहीं हो पाया। आप अफजाल अहमद सैयद की नसरी नज़्में पढ़ें, सारा शगुफ्ता की पढ़ें, तनवीर अंजुम की पढ़ें, जीशान साहिल की पढ़ें, आप पढ़ के उसमें खो जाते हैं। अफजाल अहमद सैयद तो बड़ा आदमी है इस हवाले से। आप यकीन कीजिए कि जैसे मैं गजल को एंजॉय करता हूँ उसी तरह उनकी नज़मों को मैं एंजॉय करता हूँ। तो ये थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ता है। चीजों को देखो, बात पता क्या है, चीजें आप खुले दिल से एक्सेप्ट करें। जब आप तय कर लेंगे कि भाई जिस तरह की मैं शायरी करता हूँ इस तरह की शायरी अगर अदनान खालिद करे या काशिफ नवीद करे तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, वरना नहीं है। ये गलत रवैया है। हमारे बहुत कई बड़ों का यही रवैया रहा है, यानी जफर इकबाल का यही रवैया रहा है कि वो लोगों को दाद देते हैं जहां उन्हें नजर आए कि ये शेर मेरे मिजाज के करीब है। इस हवाले से मैं एक बंदे का बड़ा कायल हूं, उसका नाम है मीरा जी। मीरा जी जब किसी की गजल की इस्लाह करता था तो उस शायर की डोमेन में जाके मिसरा सोचता था। ये नहीं है कि उसके मिसरे से लगे कि यार ये मिसरा जो है ये मीरा जी ने लिखा है, ये बास्ताबिश ने लिखा है, ये खालिद अहमद ने लिखा है और इसकी गजल में ये मिसरा मौजूद है। नहीं, तो ये चीजें होती हैं कि लोगों को उनके डोमेन में जाके डिस्कवर करना चाहिए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए मैं नए शायर जो हैं मुझे अच्छे लगते हैं। वैसे आप दोनों की मुंह पर तारीफ हो जाएगी कि काशिफ नवीद के मैं अशार और गजलें देखता रहता हूँ, बहुत डिफरेंट चीज है। ठीक है, इसी तरह अदनान खालिद है। अदनान खालिद में एक जो वफूर है शेर कहने का, वो जुनूनी आदमी है। मैं तो हम भी जवानी में ऐसे जनून में होते थे, हमें भी बहुत जुनून था। खैर मैं अल्लाह का शुक्र है अब भी बहुत जुनून है
कि मैं 24 घंटे का शायर हूँ, कोई पार्ट टाइम शायर नहीं हूँ। तो ये जुनून ही जो है और पूरा आदमी ही जो है जब इन्वॉल्व होता है शायरी में, तो शायरी जो है उस पर फरिश्ता होती है। बिल्कुल। अच्छा, इसी हवाले से नस्ली नज्म के हवाले से मैं थोड़ा सा इस मजमून को और आगे लेके जाऊंगा। आपने बहुत अच्छी बातें की, जिसमें एक तो बड़ी अहम बात यह है कि क्योंकि इसके कुछ ऐसे रूल्स अभी तक कुछ ऐसे सेट नहीं हुए कि जिसकी बुनियाद पे हम ये बता सकें कि असल में नस्री नज्म का जो दायरा कार है वो क्या है। तो लेकिन इसी मद में अगर हम इसको देखें तो आज बहुत सारे शोरा जो मीटर से वाकिफ नहीं है या अरूज से वाकिफ नहीं है, वो उठते हैं और कुछ भी एज ए नस्री नज्म के नाम से लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई ऐसा मयार अभी तक डिफाइन नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये कारी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सोचना कि क्या ये वाकई ही एक शायर की काविश है या ये एक तुकबंदी है। आप इसको कैसे देखते हैं कि हम किस तरह इस चीज को डिफ्रेंशिएट करें या उसको अलहदा करके देखें कि ये शायर है और ये नस्री नज्म की शायर नहीं है? इसी का एक ज़िमनी हिस्सा मैं भी ऐड कर देता हूँ। देखें, जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर है या कंपाउंडर्स होते हैं, डॉक्टर्स उनको डॉक्टर नहीं मानते, एमबीबीएस डॉक्टर उनको डॉक्टर नहीं मानते। तो इसी तरीके से अगर एक शख्स जो है वो नस्री नज्म के जोर पे खुद को शायर मनवाना चाहता है, तो इस पे मुतरज क्यों नहीं होते शोरा? देखिए, बात यह है कि शायरी और ना शायरी, इसमें बहुत मामूली फर्क है। बाज़ औक़ात आप लाइन ड्रा नहीं कर सकते। मैं इसकी मिसाल पहले गजल से दूंगा, फिर उसके बाद मैं नस्री नज्म की तरफ आऊंगा। अब एक मजमून है जो मॉडर्न सेंसिबिलिटी का मजमून है, उसको एक शायर जो हुनरमंद शायर है वो जब उसे ट्रीट करता है तो वो शेर बन जाता है। ठीक है, लफ्जियात वही होती हैं, मजमून वही होता है। उसी मजमून को एक और शायर जो अरूज को जानता है, लेकिन उसमें वो सलाहियत नहीं है कि उसको कैच कर सके, कि उस पे वो इल्हामी कैफियत जो है वो उतर सके, वो नहीं करता। वो भी दावेदार है कि मेरा शेर बड़ा है। ठीक है, अब दोनों शेर हैं। आप अरूजी तौर पे आप नहीं कह सकते कि ये दूसरा जो कमजोर है ये शेर नहीं है, ये भी शेर है। लेकिन हम क्या करें, हम तो उधर ही अट्रैक्ट होंगे ना। हम तो असीर हैं खमे जुल्फे कमाल के, तो जहां कमाल नजर आएगा उधर ही अट्रैक्ट होंगे। तो हुस्न जो होता है ना, वो उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। मैं एक और बात कर रहा हूँ, ये इस नस्री नज्म से रिलेट करके, उस देखिए कोई चेहरा आपको अच्छा लगता है तो आप क्या पहले से तय किया होता है आपने कि ये आंखें ऐसी हो, नाक ऐसा हो, होंठ ऐसे हो, तो ये उतरेगा नहीं। आपके अंदर एक उसका मजाक मौजूद होता है, ज़ौक मौजूद होता है, वो अचानक आपको क्लिक करता है कि ये खूबसूरत चेहरा है। ठीक है ना? तो इसी तरह अगर आप खुले दिल से पढ़ेंगे तो जो नस्री नज्म है वो आपको आपका दामन दिल पकड़ लेगी, और जो नहीं है उस पे आप क्यों वक्त जाया करते हैं? वो लाख लड़ता रहे। तो मैं एक दफा गालिब पर एक किताब आई, गालिब एक अदाकार, मरहूम अनीस नागी ने लिखी। उसमें उन्होंने कुछ बहुत फर्जी बातें और कुछ इधर उधर की वो की हुई थी बातें, अपना कुछ थीसिस बनाया हुआ था जो गालिब के हवाले से ठीक नहीं था। मैं उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मास्टर का स्टूडेंट था। मैं सुबह अपने सदर शोबा उर्दू डॉक्टर सैयद मुईन रहमान जो एक बड़े गालिब शनास थे, उनके पास गया। मैंने कहा मैं तो ये किताब पढ़ी है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ मेरी टेबल पे जो फालतू कागज हैं मैं क्या करता हूँ। मैंने कहा जी डस्टबिन में फेंक देते। कहता मैं ये कागज फेंक देता हूँ। किताब जो होती है ना, आपको पता चल जाता है ये किताब पढ़नी है या इसे कहीं और रख देना है। तो कहता है आपने क्यों वक्त जाया किया पढ़। तो भाई देखिए, बात यह है, एक
शायर जब पढ़ता है ना, एक मतला पढ़ता है तो पता चल जाता है शायर है कि नहीं है। नस्री नज्म जब 2 लाइनें पढ़ के आपको अंदाजा हो जाता है कि ये नस्री नज्म है कि नहीं है। अगर कोई मजेदा मनवाने पे तो हमें क्या उसके सामने आहनी दीवार बन जाना चाहिए? हमें जरूरत ही नहीं है। जो आपने शुरू में एक बात की कि आपसे नापसंद क्या है आपकी पूछेंगे, मेरी भी नापसंद है, लेकिन मैं नापसंद का जिक्र ही नहीं करता। क्यों करूं? मैं तो पसंद का जिक्र करता हूँ। मुझे जो चीजें अच्छी लगती हैं बस वो लगती हैं, और जो नहीं लगती मैं उन्हें वैसे ही कोट करता फिरूं जी फलां चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, फलां नहीं लगी। मैं क्यों अपना वक्त जाया करूं भाई? तो आप उससे निकल आइए। जो अच्छे लगते हैं लोग उनसे मिलिए, जो अच्छे दोस्त हैं अच्छे दोस्त हैं। जो जिनसे मिलकर वक्त जाया होता है तो क्या जरूरत है मिलने की, और उन्हें ये कहने की भी क्या जरूरत है कि आप अच्छे लोग नहीं हैं। जी बिल्कुल। अच्छा ताबिर सर, हमारे इस जदीद दौर में फैज भी और फराज, जॉन, आप, ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको हम शुअरा की सफ में बहुत आला दर्जे पर गर्दानते हैं। लेकिन खवातीन में परवीन शाकिर के बाद आपको हमें ऐसा कोई नाम नजर नहीं आता। आपकी नजर में परवीन शाकिर के बाद ऐसा कौन सा खवातीन शुअरा में, शायरात में ऐसा कौन सा नाम है जिसको आगे जमाने में परवीन शाकिर वाला मुकाम मिले? ये मेरे लिए मुश्किल सवाल है। इसलिए पहली तो बात यह है कि आपने जिन शुअरा के साथ मेरा नाम रखा, ये एक शेर में एक ऐब होता है, शुक्र गुरबा। शुक्र गुरबा समझते हैं आप? शुक्र गुरबा ये होता है तो आप पहले मिसरे में आप से मुखातिब करें और दूसरे में से तू कह दें। भाई वो बड़े लोग हैं, मैं तो छोटा सा शायर हूँ, अभी इन मेकिंग हूँ, मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। ये आपकी मोहब्बत का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहले ये वजाहत जरूरी है कि एक सांस में देखना चाहिए कि कौन बड़े लोग हैं और क्या है, ये सोच के करना चाहिए। अच्छा, मैंने तो बात ये है अभी साहब, मैंने क्रोनोलॉजिकली कहा था, यानी कि वक्ती हिसाब से कि फैज के बाद ये बात चलें, ये ठीक है, चलें, ये आपने अब वजाहत कर दी है तो मैं इस बात को मान लेता हूं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि किस में परवीन शाकिर बनने का इम्कान है, अब ये सवाल है ना आपका। जी। देखिए बात यह है, किसी ने परवीन शाकिर क्यों बनना नहीं, किसी ने पर अहमद फराज क्यों बनना है, या जॉन एलिया क्यों बनना है। देखिए जिसने बड़ा बनना होता है अल्लाह ताला ने उसकी अलग एक चोटी बनाई होती है। हम लोग जो है ना इसी गलत फहमी का शिकार होते हैं कि ये चोटी है जहाँ काशिफ नवीद बैठा है, अगर इसे यहाँ से हटा दें तो हम बैठ जाएंगे। तो काशिफ नवीद को तो हटा देंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप बैठोगे उस चोटी पर। ये जो सिलसिले है ना, मैं बहुत क्लियर हूं। देखिए हर बंदे ने जिसने बड़ा बनना है उसने अपनी डोमेन में रह के एक बड़ा बनना है और एक बड़ी बुलंदी पे नजर आना है, उसने किसी की डोमेन में जाके नहीं बनना। तो ये बिल्कुल मेरे नजदीक इररेलेवेंट बात है कि परवीन के बाद कौन है। देखिए परवीन के होते भी कुछ शायरात थी, उसके बाद भी हैं, बहुत से नाम हैं, यहाँ भी हैं, बैरून मुल्क भी हैं। मतलब मुझे नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं है कि जैसे मसलन हुमैरा रहमान है, जैसे सबीहा खातून सबा है न्यूयॉर्क की, जैसे नसीम सैयद है इधर कनाडा में, जैसे यहाँ अमरीन सलाहुद्दीन है, अमरीन हसीब अंबर हैं, ठीक है। इसी तरह मतलब फरज जाहिद हैं, रेहाना रूही हैं, बहुत से नाम है, शाहिदा हसन क्या नाम है, ठीक है ना। अब इनकी अब अलग अलग पहचान है। अब बात यह है मकबूलियत, तो मकबूलियत का फैसला अल्लाह करता है, वो हम नहीं कर सकते। उसने किसको मकबूलियत देनी है और किस दर्जे पे बिठाना है ये उसके फैसले हैं, वही बड़ा फैसला करने वाला है। बाकी नई शायरात में बहुत इम्कानात हैं। ये अलग बात है कि सोशल मीडिया ने बहुत सारा एक काम सफर जो है उसको तेज किया है, लेकिन उसमें एक
ठहराव जो होता है तख्लीकार में, वो ठहराव छीन लिया है। हम जो है ना वो चीज कह के फौरन बस सोशल मीडिया पर डाल देते हैं कि यार बस देखो कितने लाइक्स आते हैं। भाई सोशल मीडिया पे ये चीजें हमेशा रहेंगी। अगर 5 दिन बाद अगर आप उस गजल को अच्छी तरह देखभाल के उसे डाल देंगे तो क्या सोशल मीडिया से उतर जाएगी? तो रहेगी। तो चीजों के साथ वक्त गुजारना चाहिए। ये चीजें जो है ना थोड़ा सा वक्त गुजारने का अमल जो है वो कम हो गया है। मैं इस पे जोर देता हूँ कि ज्यादा वक्त शायरी के साथ गुजारें, उसे बसर करें, फिर दोस्तों को सुनाएं। अच्छा, सुनाने से एक बड़ा फायदा होता है। सुनाने से ये फायदा होता है कि आप जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आप एक तरह की लाउड थिंकिंग कर रहे होते हैं। मसलन मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो मैं कई बातें ऐसी हैं जो पहले मैंने नहीं की कभी, तो लाउड थिंकिंग है। गजल सुनाते हुए भी बाज़ औक़ात मिसरा अचानक चेंज हो जाता है उस लाउड थिंकिंग। तो पहले दोस्तों को सुनाएं, छोटी नशिस्तों में पढ़, नशिस्तें नहीं हो रही फोन पे सुनाएं, ठीक है, उनकी राय तलब करें, फिर उस पर वक्त गुजारें, फिर उसके बाद लगाएं, फिर अल्लाह पे छोड़ दें, फिर देखें क्या उसका रिजल्ट निकलता है। तो ये मेरी गुजारिशात जी। बहुत खूबसूरत बात की आपने इस हवाले से। और एक और सवाल जो हम आपसे करना चाहते हैं उसमें एक ये सवाल जो है इसमें कोई मुकाबलेबाजी का आंसर नहीं है, बल्कि एक सवाल है ऐसे ही कि पाकिस्तान और इंडिया में आप शेरियत की ज़रखेज़ी के हिसाब से दोनों ममालिक की शायरी को आजकल की जो नई पौध है उसके हवाले से कहाँ पे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि जब तक सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया की कुछ फयूज़ व बरक़ात भी हैं। अभी तक तो मैंने जो बातें की हैं वो अलग हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया की ही बरकत है कि आप और हम बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। वरना आप कहाँ हैं? दुबई में हैं, सऊदीया में हैं, जहां भी हैं जी। कभी सदियों में मुलाकात हो गई, सदियों मैंने ऐसे ही वो कह दिया कि बरसों में कहीं नाम पहुंचा मेरा आप तक, आपका मुझ तक। तो सोशल मीडिया ने सब नाम एक दूसरे तक पहुंचा दिए। सिर्फ नाम नहीं, जो सेंसिबिलिटी है वो भी पहुंचा दी है। फिर मैं समझता हूं कि शायरी जो है बतौर खास गजल, ये दिस इज ए सोशल एक्टिविटी। अब सोशल एक्टिविटी किस तरह है? आपने एक शेर कहा, आपने कोई एक मजमून बांधा, अब इंडिया में बैठा हुआ एक शायर ने वो शेर सुना, अब वो अंदर से उस शेर से मुत्तफिक नहीं, शेर आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, वो क्या करेगा? इंटेंशनली नहीं, ये सब सबकॉन्शियसली होता है, मतलब लाशऊरी तौर पे ये चलता रहता है सारा। वो उसका एक किसी वक्त गजल में शेर आएगा, उसका एंटीथीसिस होगा, फिर एंटीथीसिस से हर शायर जो है अपनी जात को रिलेट करेगा। ये गजल का सफर इस तरह चलता है, इस तरह मजमून की ट्री बनती है। मैं कहता हूं कि शेर का शजरा होता है, ठीक है ना? कोई बगैर शजरे के जो शेर है वो शेर नहीं होता। ये एलियट ने भी कहा कि कोई चीज सुन के अगर आपको कुछ देर तक कोई बंदा याद ना आए, कोई शेर या कोई पुरानी चीज, तो समझें कि वो कामयाब है। तो अगर हम शेरों पे शेर सुनाने शुरू कर दें तो एक ही मजमून पे सैकड़ों शेर आला दर्जे के हो सकते हैं, ठीक है? अब लोगों पे है कि वो किस शेर को एक्सेप्ट करते हैं, उनका ज़ौक जो है उसे एक्सेप्ट करता है। अच्छा, अब अगली बात जो है, आप सवाल की तरफ मैं आ रहा हूं, इससे इंडिया में बहुत तब्दीली आई। मैं रेख्ता में गया हूं, वहां मैंने कोई 150-200 के करीब लड़के लड़कियां ऐसे देखे हैं जिनसे मेरी मुलाकात भी हुई है, जो उनमें 90% हिंदू है।
और वो उर्दू स्क्रिप्ट सीख के शायरी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और वो शायरी में फॉलो किसको कर रहे हैं? पाकिस्तानी गजल। मेरी बात पे आप गौर कीजिएगा जी। तो वहां यूथ जो है वो और यहाँ की यूथ जो है वो अब एक सतह पे आ गए। अब आगे देखना है कि उनमें सिंगल आउट कौन करता है। एक मैराथन रेस में सब शरीक हो गए। पहले ये होता था कि हिंदुस्तान की गजल का मिजाज और है, हमारी गजल का मिजाज और है। बड़े लोगों तक ये चीज थी और अभी तक भी है, लेकिन यूथ में ये फासले जो हैं ये बहुत कम हो गए। वाह। तो आप कलेक्टिव एक स्ट्रगल जो है वो मैं समझता हूँ गजल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में। चलें, बहुत अच्छी बात है। ये अब जो सवालात थे कुछ संजीदा भी थे इसमें, इनका सिलसिला खत्म करते हैं और एक रैपिड फायर सेक्शन है, उसके हवाले से चंद सवाल हैं। हम चंद लफ्ज आपके सामने रखेंगे। जो पहला लफ्ज इन अल्फाज को सुन के आपके जहन में आता है वो आपने जल्दी से बता देना है। आसमान। बस मैंने बता दिया, ये उस नाम का तर्जुमा है। जी बिल्कुल। गज़म। जी, गज़म। गज़म। ये तो भाई यासरा रिजवी बता सकती है गज़म का क्या मतलब है। उस्ताद। हाँ, उस्ताद। उस्ताद। उस्ताद लफ्ज का है आपने? जी जी, उस्ताद। जी 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 जी। उस्ताद से हम तो ये खालिद अहमद, मेरे जहन में तो उस्ताद से वही जहन में आता। काशिफ भाई आप? जी, शेरियत। मीर साहब। वाह। और जिद्दत। जिद्दत, जफर इकबाल। वाह। और मोहब्बत से आपके जहन में क्या था? अहमद फराज। वाह वाह, खूबसूरत। अच्छा सर, ये देखिएगा कि इनमें से कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं या कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको आप ये चाहेंगे कि वो अपने प्रोफेशन तक महदूद रहें, जैसे राइटर, सिंगर, वकील। तो नंबर 1 खलीलुर रहमान कमर साहब, नंबर 2 यासरा रिजवी साहिबा, नंबर 3 युसरा विसाल साहब। देखिए, मैं इस पे कोई राय नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता, नहीं कोई सिलेक्ट मैं नहीं कर सकता। अगर वो उन्होंने खुद नहीं किया तो मैं कौन होता हूँ सिलेक्ट करने वाला। चले, ये भी बहुत अच्छा जवाब है। अच्छा, आपको अपने बाद जो आजकल की फिजा में लोग शेर कह रहे हैं, कौन सा ऐसा अपना जानशी नजर आता है जिसको इस तरह की मकबूलियत आपको लगता है कि मिलेगी इन तीनों में से? रहमान फारिस, तहजीब हाफी, उमैर नजमी। देखिए, पहले तो जानशीन का लफ्ज ठीक नहीं है। फारिस से तो मेरा ताल्लुक है, वो खुद भी कहता है कि उसने कुछ सीखा है मुझसे, ठीक है। तहजीब एक इंडिपेंडेंट शायर है, उमैर नजमी, ये दोनों बहुत अच्छे शायर हैं। तो मैं गद्दी नशीनी के हिसाब से कह रहा हूँ कि जिस तरह आज आपको कहा जाता है आप रूए शायरी, तो ऐसे अलकाब कल किसके लिए? ये शायरी में कोई गद्दी नशीनी नहीं होती, इसमें कोई गद्दी नशीन नहीं होता किसी का। हर बंदा जो होता है उसकी अपनी गद्दी वो खुद लेके आता है, खुद ही उसका गद्दी नशीन होता है। ये बिल्कुल, ये मैं इन चीजों को नहीं मानता कि फलां के बाद फलां गद्दी नशीन होता, नहीं। भाई जी, ताबिश साहब आपसे एक मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि जदीद शोरा में से अगर मैं कहूं कि इस दौर के या हमारे से एक दौर पीछे के
शोरा में से अगर एक नाम आपको पिक करना पड़े इन तीनों में से, तो आप किसका नाम जो है वो चूज करेंगे? देखिए एक नाम जो है ना, देखिए, हाँ जी बोलिए। फैज अहमद फैज, नून मीम राशिद, अहमद फराज। नून मीम राशिद। वाह। और अगर क्लासिक शोरा में से आपको एक नाम पिक करना पड़े, जिसमें मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर और ज़ौक। गालिब। वाह। अच्छा सर, और हाँ जी, कैरी ऑन। नई शायरात में आपको हर तौर मुकम्मल कौन लगता है, यानी कि अपने बयान और अपनी पर्सनालिटी के हवाले से? युसरा विसाल साहिबा, नीलम मलिक साहिबा या शमसा नजम साहिबा? मैं तीनों को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन इसलिए ये देखा और पढ़ा तो होगा। मुझसे मुतालिक ये सवाल नहीं है। ठीक जी काशिफ भाई। अच्छा, एक आपसे सवाल हम ये करना चाहेंगे कि हमारे दौर में बहुत सारे ऐसे शोरा हैं जिनके शायरी बहुत से लोगों की पढ़ने का हमें मौका भी मिला और उनको सुनने का मौका भी मिला, लेकिन कुछ शोरा ऐसे हैं जो शायद वो मकाम हासिल नहीं कर पाए, या उस मकाम पे उनको वो दर्जा शायद पॉपुलैरिटी ने नहीं दिया जो उनको शायद मिल सकता था। तो उनमें से अगर मैं 3 नाम लूं तो आप वो क्या समझेंगे कि उसमें से कौन सा ऐसा शायर है जो अंडररेटेड है? उसमें खालिद शरीफ साहब हैं, शकील जाजिब साहब, इब्रार अहमद साहब, मोहसिन नकवी साहब। इसमें इब्रार अहमद मेरा ख्याल में अंडररेटेड है, बाकी तो सबको दुनिया जानती है ज्यादा। अच्छा, इब्रार अहमद बहुत खूबसूरत शायर। वाह। और ये बताइएगा दावे साहब के ओवररेटेड कौन? इफ्तिखार आरिफ साहब, पीरजादा कासिम साहब या तहजीब हाफी? कोई भी नहीं। ठीक। अच्छा, चले एक सवाल आपसे, शायद ये सवाल कोई कंट्रोवर्सी के लिए हम नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे ही आपकी राय हम जानना चाहते थे कि फर्ज कीजिए कि अगर ये दुनिया जो है खत्म हो जाए और उसमें सिर्फ 3 लोग रह जाएं, और उन तीनों में से आपको किसी एक के साथ जो है ना जिंदगी आगे बिताने का मौका मिले, तो आप इन तीनों में से किस शख्स को जो है आप चूज करेंगे? जिसमें आ जाती है फरहत अब्बास शाह, नदीम भाभा और रेहाना कमर। किसी के साथ नहीं। अकेले गुजरेगी जिंदगी। अकेले गुजरेगी आपकी जिंदगी जी। अच्छा, इससे पहले कि आपसे एक कलाम सुने, एक आखिरी सवाल कि अगर आपको इन 3 शायरात में से एक को चूज करना पड़े पोएटिक सेंसिबिलिटी के हवाले से, कि आपको जिनका कलाम ज्यादा पसंद है, परवीन शाकिर, नौशी गिलानी या फहमीदा रियाज? परवीन शाकिर। साबिर साहब, अब हम ये चाहेंगे कि कुछ अता हो, और मेरी एक फरमाइश भी है, लेकिन इससे पहले जो आप अता करना चाहें। नहीं, मैं तो जरूर सुनाऊंगा। आपने जितने मुश्किल सवालात किए, मैं तो आदी नहीं हूं उन सवालात का, बहरहाल आपकी मोहब्बत है तो नहीं, ऐसे नहीं। पहले आप लोग कुछ सुनाए, जो फिर मैं सुनाऊंगा। मैं मशरूत है मेरा सुनाना। मैं कुछ शेर 3-4 पेश कर देता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गर तेरी जुम्बिश अबरू का इशारा हो जाए, वाह। गर तेरी जुम्बिश अबरू का इशारा हो जाए, डूबते शख्स को तिनके का सहारा हो जाए। क्या कहना है? गर तेरी जुम्बिश अबरू का इशारा हो जाए, डूबते शख्स को तिनके का सहारा हो जाए। हमसे बदबख्त के हक में कोई तारा हो जाए, हमसे बदबख्त के हक में कोई तारा हो जाए, ऐन मुमकिन है किसी दिन वो हमारा हो जाए। वाह 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 वाह। और ख्वाब में आके हो नींदों पे भरोसा भी कोई, ख्वाब में आके हो नींदों पे भरोसा भी कोई,
यार वाह मिलने का बस एक ऐसे ही चारा हो जाए। वाह 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 वाह। और इससे पहले कि तुझे दिल से भुला दें हम भी, इससे पहले कि तुझे दिल से भुला दें हम भी, और फिर तेरी जगह कोई हमारा हो जाए। वाह 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 वाह। वाह। और बहुत वाह जिंदगी वाह। नींद से उठ जाए अगर जाने जहां, जिंदगी नींद से उठ जाए अगर जाने जहां, इसके होंठों पे बस एक बोसा तुम्हारा हो जाए। क्या बात। वाह वाह वाह। और शेर देखिएगा कि होने आए तो भला क्या नहीं होता है यहाँ, हाँ, होने आए तो भला क्या नहीं होता है यहाँ, चांद भी इश्क करे और सितारा हो जाए। वाह 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 वाह। वाह। और ढूंढने वाले परेशान बहुत हैं अदनान, ढूंढने वाले परेशान बहुत हैं अदनान, क्या ये मुमकिन है कोई वैसा खुदारा हो जाए। वाह 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 वाह। हमसे बहुत बदबख्त के हक में कोई तारा हो जाए, ऐन मुमकिन है किसी दिन वो हमारा हो जाए। बहुत अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा। जी। वाह। काशिफ भाई बताओ। ये काशिफ भाई। जी एक गजल के कुछ शेर। पहले तो मैं ये बात कहना बहुत जरूरी समझता हूँ कि ये मेरी इंतहाई खुशकिस्मती है कि मैं आपके सामने अपनी ये गजल पेश करूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। सोच की तस्वीर खींचेंगे जरूर, हाँ, सोच की तस्वीर खींचेंगे जरूर, हाँ। ख्वाब की ताबीर खींचेंगे जरूर। वाह 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 वाह। हमने भी सच बोलना छोड़ा नहीं, हाँ, हमने भी सच बोलना छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। लोग भी शमशीर खींचेंगे जरूर। क्या कहना है, क्या शेर है भाई। वाह 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 वाह। वाह, बहुत क्या शुक्रिया, कहना है, क्या कहना है काशिफ। बहुत शुक्रिया। हमने भी सच बोलना छोड़ा नहीं, लोग लोग भी भी शमशीर शमशीर खींचेंगे खींचेंगे जरूर। क्या बेसाख्ता। वाह वाह। और साहिबाने कसर होंगे बेनकाब, साहिबाने बेना। साहिबाने कसर होंगे बेनकाब, आज हम जंजीर खींचेंगे जरूर। क्या कहना है, क्या कहना, क्या साहिबाने, बहुत शुक्रिया, साहिबाने कसर होंगे बेनकाब, आज हम जंजीर खींचेंगे जरूर। और जालिमों मजलूम के माबैन हम, जालिमों मजलूम के माबैन हम, एक खते शब्बीर खींचेंगे जरूर। सुभान अल्लाह, सुभान। एक खते शब्बीर खींचेंगे जरूर। क्या कहना है, और क्या कहना। और शेर है कि अब तो तूने हद ही कर दी है फरात, अब तो तूने हद ही कर दी है फरात, अब तो प्यासे तीर खींचेंगे जरूर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तो तूने हद ही कर दी है फरात, अब तो प्यासे तीर खींचेंगे जरूर। वाह। और हमने भी सच बोलना छोड़ा नहीं, लोग भी शमशीर खींचेंगे जरूर। जंजीर खींचेंगे जरूर, वो भी सुनाइए। साहिबाने कसर होंगे बेनकाब, अल्लाह, आज हम जंजीर खींचेंगे जरूर। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। काबिल साहब कुछ ता हो। और आपने अभी एक दस्का मुशायरे में गजल सुनाई थी, शाख पर फूल फलक पर कोई तारा भी नहीं, उसके भी वही गजल मैं, हाँ मैं सुना देता हूँ बस वही गजल, फिर बातें करते हैं। कुछ और भी सुनाइए, कुछ और भी सुनाइए यार। शायरी सुनते रहते हैं लोग भी, आप भी सुनते रहते हैं, आप लोगों से बातें करने का मौका नहीं मिलता। तो चलिए मैं वो गजल सुना देता हूँ। जी अता। शाख पर फूल फलक पर कोई तारा भी नहीं, वाह वाह। शाख पर फूल फलक पर कोई तारा भी नहीं, मैं भी तन्हा हूँ बहुत कोई तुम्हारा भी नहीं। आहा, क्या कहने। शाख पर फूल फलक पर कोई तारा भी नहीं, वाह वाह। मैं भी तन्हा हूँ बहुत कोई तुम्हारा भी नहीं। कह रहा था कि मोहब्बत में तकल्लुम कैसा, कह रहा था कि मोहब्बत में तकल्लुम कैसा, मैं जो चौंका तो कहा इज़्ने इशारा भी नहीं।
हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, क्या कहने। कह रहा था कि मोहब्बत में तकल्लुम कैसा, वाह 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 वाह, मैं जो चौंका तो कहा इसने इशारा भी। वाह वाह वाह, एक तो मुड़ के न जाने की अजियत थी बात, वाह एक तो मुड़ के न जाने की अजियत थी बहुत, वाह वाह वाह, और उस पर यह सितम कोई पुकारा भी नहीं। वाह वाह, क्या कहने। वाह वाह, एक तो मुड़ के न जाने की अजियत थी बहुत, और उस पर यह सितम कोई पुकारा भी नहीं। वाह, उम्र माँ बाद अगर तेरे अलावा कुछ है, उम्र माँ बाद अगर तेरे अलावा कुछ है, वाह वाह वाह, फिर तो मैं अब भी नहीं और दोबारा भी नहीं। वाह वाह वाह, क्या कहने। वाह 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 वाह, फिर तो मैं अब भी नहीं और दोबारा भी। क्या कहने। एक गजल और मुझे याद आ गई है, वो मैं, जी इरशाद। तुम्हारी राय में जो मोतबर ज्यादा है, तुम्हारी राय में जो मोतबर ज्यादा है, ज्यादा क्यों नहीं लगता अगर ज्यादा है। वाह वाह, क्या कहने। क्या तुम्हारी मतलब। राय वाह, में जो मोतबर ज्यादा है, वाह वाह वाह, ज्यादा क्यों नहीं लगता अगर ज्यादा है। ज्यादा है। शेर आपने कह दिया लेकिन राय कोई नहीं दी। तुम्हारी राय में जो मोतबर ज्यादा है, ज्यादा क्यों नहीं लगता अगर ज्यादा है। न जाने कौन सा दर्जा है ये फकीरी का, हाँ, न जाने कौन सा दर्जा है ये फकीरी का, कि मुझ में आदमी कम और शजर ज्यादा है। हाँ 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 हाँ, क्या कहने। न जाने कौन सा दर्जा है ये फकीरी का, कि मुझ में आदमी कम और शजर ज्यादा है। वाह वाह वाह, तो मान लीजिए मैं मुस्तहिक ज्यादा हूं। आसिफ, वाह वाह, तो मान लीजिए मैं मुस्तहिक ज्यादा हूं। आप दोनों की नजर वाह से वाह। कर रहा हूं। वाह वाह वाह, तो मान लीजिए मैं मुस्तहिक ज्यादा हूं, तुम्हारे पास मोहब्बत अगर ज्यादा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो मान लीजिए मैं मुस्तहिक ज्यादा हूं, क्या कहने। तुम्हारे पास मोहब्बत अगर ज्यादा है, ज्यादा है। तू अपने बख्त का मुझसे मुकाबला मत कर। वाह, क्या मिसरा है। तू अपने बख्त का मुझसे मुकाबला मत कर, कि मेरे पास ये कशकोल भर ज्यादा है। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या बात। तू वाह वाह वाह, अपने बख्त का मुझसे मुकाबला मत कर, वाह 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 वाह, कि मेरे पास ये कशकोल भर ज्यादा है। वाह वाह, इसीलिए तो हयूले दिखाई देते हैं। वाह, हाँ, इसीलिए तो हयूले दिखाई देते हैं, कि अपने घर में कोई और घर ज्यादा है। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। इसीलिए तो हयूले दिखाई देते कि अपने घर में कोई और घर ज्यादा है। वाह। और एक शेर, इसीलिए तो वतन लौट कर नहीं जाता, हाँ, मैं इसलिए भी वतन लौट कर नहीं जाता, मैं इसलिए भी वाह वाह वतन वाह, लौट कर नहीं लौट कर जाता, कि मुझ गरीब की इज्जत इधर ज्यादा है। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या मैं बात। इसलिए भी वतन लौट कर नहीं जाता, वाह कि वाह, मुझ गरीब की इज्जत इधर ज्यादा। क्या कहने, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। कशकोल भर का तो जवाब नहीं है, कशकोल भर क्या दो कहने? चार शेर, तू दो चार शेर अपने और। वक्त का मुझसे मुकाबला मत कर, वाह वाह वाह, कि मेरे पास ये कशकोल भर ज्यादा है। वाह वाह, क्या कहने, बहुत आप खूब। इसे कुछ और बताओ, दो चार शेर और सुना दूं? जी बिल्कुल। लफ्जों से छांव वज़ा की, सत्रों को साहिबा किया। आहा, लफ्जों से छांव वज़ा की, सत्रों को साहिबा किया। वाह जैसे भी हो सका बसर, वक्ते जवाले जां किया। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या बेहतरीन। लफ्जों से छांव वज़ा की, सत्रों वाह को वाह, साहिबा किया। क्या कहने। जैसे भी हो सका बसर,
वक्ते ज़वाले जां किया, वाह दिल को किसी का सामना करने की ताब ही न थी। आहा दिल को किसी का सामना करने की ताब ही न थी। अच्छा किया कि आंख ने आंसू को दरमियां किया। आहा हा क्या कहने, वाह वाह। दिल को किसी का सामना करने की ताब ही न थी। वाह अच्छा किया कि आंख ने आंसू को दरमियां किया। वाह वाह। जितना मैं अपने पास था उतना मैं अपने पास हूँ। आहा हा क्या मिसरा है। जितना मैं क्या बात। अपने पास था उतना मैं अपने पास हूँ। बाकी का उससे पूछिए, उसने मुझे कहाँ किया। आहा हा क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत जबरदस्त। ताबिश सर, आप इससे पहले कि हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें, आपके लिए मेरी और काशिफ भाई की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। काशिफ भाई ने आपके लिए एक खसूसी तोहफा तैयार किया है, हम आपकी नजर पेश करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। आपकी एक गजल छोटी बहर की, जो हमने इस प्रोग्राम में सोचा था कि हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिरी बात है अगर हम हर हफ्ते प्रोग्राम करेंगे तो उसके लिए किसी नई कॉम्पोजिशन का बनाना तो बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं उस बहर में उस तरह की कोई तर्ज तलाश करने के बाद जो है हम उसको थोड़ा सा आपके लिए ये आपके चंद अशार। बिस्मिल्लाह। ये जो से मुझे मोहब्बत है, वाह वाह। ये जो से मुझे मोहब्बत है, एक जरूरत बिला जरूरत है, ये जो से मुझे मोहब्बत है। दुख हुआ आज देख कर उसको, दुख हुआ आज देख कर उसको, वो तो वैसा ही खूबसूरत है। हाय हाय हाय। ये जो से मुझे मोहब्बत है, एक जरूरत बिला जरूरत है। ये मेरा यूं बोलते रहना, ये मेरा यूं ही बोलते रहना, अनकही बात की वजाहत है। ये जो से मुझे मोहब्बत है, एक जरूरत बिला जरूरत है। और शेर है, अपनी तारीफ सुन नहीं सकता, अपनी तारीफ सुन नहीं सकता, खुद से मुझको बला की वहशत है। ये जो से मुझे मोहब्बत है, एक जरूरत बिला जरूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया काशिफ, क्या कहने, सुभान अल्लाह। आपने मेरी गजल को गजल बना दिया।
ये आपकी गजल ही गजल है। क्या हम क्या बहुत सारे कंपोजिशन बनाई है आपने, मैं दिली तौर पर ये ममनून हूं बहुत। मुझे आपकी ये मसरूफियात का भी अंदाजा है, और आप जाहिर है के कंपोजिशन जो बनाते हैं बहुत वक्त लगाते हैं, मुझे सब अंदाजा है इस बात का। हमने तो ये असल आपने में कॉम्पोजिशन जो है ना, मैं इसकी वजाहत कर दूं कि हमने ये कॉम्पोजिशन कुछ पुरानी कॉम्पोजिशंस में से उठाई है, ये मेरी नहीं है, लेकिन अच्छा, जरूरत के तहत क्योंकि वक्त कम था तो उसमें ठीक हमने है, कोशिश ठीक, की कि इसको इम्प्रोवाइज कर दें थोड़ा सा, और माशाल्लाह उसी के माशाल्लाह। तहत। लेकिन बहरहाल आपकी तो वो जो हर गजल जो है मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने 4-5 आपकी मुख्तलिफ गजलें जो हैं वो सिलेक्ट की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अच्छा, छोटी बहर को कोशिश करते हैं बजाय इसके कि मैं किसी बड़ी बहर में उसको जो है और मुश्किल कर दूं। अब तो उस लिहाज से हमने ये बनाने की 1-2 दिन में कोशिश की बस। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। साबिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ने वक्त निकाला और इतना खूबसूरत इंटरव्यू, इतना खूबसूरत प्रोग्राम काशिफ भाई ने तो 4 चांद लगा दिए। जाते जाते एक सवाल, क्योंकि मुझे पता है मेरी आपसे मुलाकात रहती है, इंटरेक्शन रहती है। 14 तारीख को, 14 जून को रिटायरमेंट वाकया हो रही है गालिबन, तो उसके बाद की क्या मसरूफियात हैं, और एज अ पर्सनालिटी, एज अ पोएट हु हैज अचीव्ड सो मच, आप आगे क्या देखते हैं? क्या ऐसा है जो कि अब्बास ताबिश जिंदगी में मजीद अचीव करना चाहते हैं इस रिटायरमेंट के बाद और अपनी आने वाली जिंदगी में? देखिए, रिटायरमेंट जो है वो मैं समझता हूँ कि एक दूसरी जिंदगी का आगाज है। तो मैं बस घर नहीं बैठना चाहता, और चाहता हूं कि कुछ करूं। इसीलिए मैंने रिटायरमेंट से पहले ही अपना चैनल शुरू किया। माशाल्लाह वो मोनेटाइज होने वाला है, उसको अप्लाई कर दिया गया है, वो हो जाएगा। वाह। फिर एक वेबसाइट जो है वो मैं डिजाइन करवा रहा हूँ, उसमें भी मुख्तलिफ चीजें जो है वो मैं करूंगा। और इसके अलावा मुशायरे हैं, शायरी है। असल काम मेरा शायरी है। मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाह से, क्योंकि मैं समझता हूँ शायरी जो है ना, ये दुआ है। बस दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह आखिरी सांस तक बस शेर कहता हूँ। मेरी सरशारी इसी में है। जब 2-4 दिन कुछ फिल्मी शायरी की तरफ भी आने का कोई इरादा है? क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे, एक सवाल हमने बीच में नहीं किया वक्त की शॉर्टेज की वजह से, वो अब कर देता हूँ कि कतील शिफाई या जावेद अख्तर साहब या गुलजार साहब या शायद अपने राहत अंदौरी साहब तो शायद मेन स्ट्रीम पोइट्स में आते हैं, बिल्कुल मतलब उसके फील्ड के पोइट नहीं है। लेकिन ये जो दूसरे शोरा हैं, इनकी पॉपुलैरिटी शायद इनके जो इनका काम है उससे ज्यादा उनकी एसोसिएशन विद फिल्म इंडस्ट्री, उसकी वजह से ज्यादा पॉपुलैरिटी है। तो आपके पास अब वक्त भी है, तो टीवी या फिल्म के लिए शेर कहने की तरफ कोई सोचा है आपने? कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आप करना चाहें? देखिए, ये सवाल आपने पहले भी किया किसी और के हवाले से, अब आप मेरे हवाले से कर रहे हैं, तो मैं इसका जवाब यूं दूंगा, मैं वही काम करता हूं जो मुझे करना आता है। बॉम्बे के फिल्म इंडस्ट्री के मुशायरे में मैं गया, वहां 1-2 डायरेक्टर्स ने मुझे ऑफर की कि आप हमारे गाने लिखें। गाना लिखना मेरा मिजाज नहीं है, मैं लिख नहीं सकता। ये नहीं कि मैं मतलब लिखना नहीं चाहता, लिखना चाहता हूं, लिख नहीं सकता। लिहाजा मैं जो काम करता हूं या करने की कोशिश कर रहा हूं, बस मैं वही करता हूं। बहुत पहले मुझे लगाने की कोशिश की गई कि मैं पीटीवी के लिए ड्रामे लिखूं, मशहूर हो जाऊंगा। तो देखो, बात यह है कि शायरी करनी है और मशहूर किसी और हवाले से होना है, तो ये मुझे पसंद नहीं है। मेरे शेर हैं जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, महदूद हैं या जितने भी हैं,
वो मेरी शायरी की वजह से। ये आपका बड़प्पन है, और ये इससे पता लगता है कि आप अपनी, जिस तरह आपकी शायरी सच्ची है और सीधी और समझ आने वाली और दिल में घर करने वाली शायरी है, उसी तरीके से आपकी पर्सनालिटी में भी ये शफाफियत नजर आती है कि ये बात तस्लीम करना है और इस वक्त पे आके तस्लीम करना कि वो मेरी डोमेन और मेरी फील्ड नहीं है और मैं उसमें जाके काम खराब नहीं करना चाहता। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ज्यादा इस चीज पे आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। टीवी सीरियल्स में बहुत लोगों ने कहा कि जी वो टाइटल सॉन्ग लिख, मैं उन्हें यही माजरत करता हूँ कि भाई मुझे नहीं आता ये काम। अच्छा, मैं अदनान एक आखिरी, मैं भी थोड़ा सा एक सवाल मेरे जहन में था, वो रह गया कि पूछना चाहता हूँ कि देखें, आप उर्दू शायरी की तरफ जो है आपका मिजाज और आपका पिछली जितनी भी काविशात, जो आपकी काविशें हैं उसमें जी, आपने कभी पंजाबी को इतनी अहमियत देने की बारे में सोचा, या आप उसके फ्यूचर को कैसे देखते हैं, पंजाबी शायरी के फ्यूचर को, और अगले 20 साल में कैसे देखते हैं शायरी, आप पंजाबी शायरी का क्या फ्यूचर है अगले 20 साल में? देखिए, आपके सवाल के दो हिस्से हैं, ठीक है। पहला तो हिस्सा यह है कि मैंने वो शायरी क्यों नहीं की। मैं जब शायरी की तरफ आया तो हमारे शहर में मेलसी में, जिसमें ज्यादा आबादी सराइकी बोलने वाली है, मैं खुद सराइकी फैमिली में पैदा हुआ। अच्छा। लेकिन शायरी जब हमने शुरू की तो उस जमाने में शहर में 80 के करीब शायर थे तकरीबन, गिरदो नवाह के मिला के, वो सब के सब उर्दू में शायरी करते थे। तो मेरी ट्रेनिंग जो है वो उर्दू की हुई है। मैं लिखना चाहता हूँ पंजाबी में भी, सराइकी में भी, 2-4 बार मैंने कोशिश भी की है, लेकिन जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मैं सोचता उर्दू में हूँ, फिर मैं उसे ट्रांसलेट करके शेर कहने की कोशिश करता हूँ। इतनी सच्ची बातें कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। मुझे तो यहाँ तक 20 गजलें आप लिख लें पंजाबी की तो आपका एक जश्न पता नहीं कनाडा में हो जाएगा, फलां हो जाएगा। भाई मैं नहीं करना चाहता यार, मुझे नहीं होता, नहीं है मुझसे, करना चाहता हूँ मैं, होता नहीं है। ये तो बड़ी साफ गोई से काम किया आपने। बाकी ये है कि पंजाबी शायरी और सराइकी शायरी मैंने पढ़ी बहुत है, बहुत पढ़ी। मतलब ख्वाजा फरीद से लेके अब तक जो हमारे उधर के शायर हैं, अशुलाल फकीर है, रिफत अब्बास है, आबिद अमीक है, और नए लोगों में शफकत बुजदार हैं, आबिद बिलाल है, अहमद खान तारिक जिन्हें फरीद सानी कहा जाता है, वाह उनके दौड़े। तो ये मैंने सिर्फ पढ़े नहीं है, बसर किए हैं। मेरी शायरी में लफ्ज उर्दू के होते हैं और सब कुछ जो लोकेल है वो सारा सराइकी है। मैं दश्ते कैस जब लिखता हूँ तो मैंने तो दश्ते कैस नहीं देखा हुआ भाई, मेरा दश्ते कैस चोलिस्तान होता है। ये जो मैं कहता हूँ ना, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। तो यहाँ चोलिस्तान में एक जमाने में दरियाए हाकड़ा बहता था, वो फिर वक्त के साथ डेजर्ट में बदल गया। उसके किनारे जो परिंदे थे वो रशियन स्टेट्स की तरफ निकल गए। अभी खास मौसम में वो परिंदे वापस आते हैं, यानी उनकी लाखों नस्लें गुजर चुकी होंगी, ठीक है। वो हिजरत करके आते हैं अपने जेनेटिक्स की बुनियाद पे, कि उनका डीएनए में कहीं वो लिखी हुई है समत के उधर हमारा घर है, तो वो इस डेजर्ट में आके मर जाते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं। तो मैं तो चोलिस्तान लिखता हूँ, सीधी सी बात। नहीं, बड़ा कितनी खूबसूरत ऑब्जर्वेशन आपकी इस पर। बाकी आपकी ख्वाहिश है मैं लिखूं तो किसी वक्त दुआ कर देंगे तो हो सकता है, इंशाल्लाह जरूर चाहेंगे कि आप इसमें कुछ तबाह आजमाई जरूर कीजिए। जी इंशाल्लाह। उर्दू को मत भूलिएगा, ये ना हो कि शेर सिर्फ पंजाबी में शुरू हो जाए। नहीं, मैं उर्दू को नहीं बोलता। बहुत लुत्फ आया, बहुत लुत्फ आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। रमजान शुरू हो गया है और बाकायदा रोजे भी रखते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत है आपकी कि आपने ये वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। मैं चाहूंगा कि
मैं चाहूंगा कि काशिफ भाई भी कुछ एंडिंग नोट्स कह दें और फिर उसके बाद इस पर आप कुछ करें। जी बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अब्बास ताबिश साहब ने इतना वक्त निकाला, और ये मैं कहने में कोई भी आर महसूस नहीं करता कि अब्बास ताबिश साहब जो हैं वो इंतहाई डाउन टू अर्थ एक शायर हैं। उनका जो मकाम है उस लिहाज से हमने पास्ट में बहुत सारे लोगों से उठने बैठने का मौका मिला, लेकिन बहुत खुशी होती है अब्बास ताबिश साहब को देख के कि वो जो नई नस्ल है उसके लिए कितने अवेलेबल रहते हैं और कितना इल्म जो है अपना बांटते हैं लोगों के साथ। और ये बहुत बड़ी एक नेमत है हम सब के लिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग बहुत शाज़ो नादिर देखने में आते हैं जो इतनी हिम्मत करें, क्योंकि लाखों और करोड़ों और अरबों की दुनिया है। अब इतना टाइम तो नहीं होता इंसान के पास कि वो हर जगह पे अवेलेबल हो जाए, लेकिन आप जितनी कोशिश करते हैं वो नजर आती है। और आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला रमजान के इस महीने में, और इंशाअल्लाह आपसे आइंदा भी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। ताबिश सर, साइन ऑफ करने के लिए अदब के साथ के लिए कुछ अल्फाज, आपका जो एक्सपीरियंस आज का रहा उसके लिए कुछ अल्फाज, और अपने फैंस को जो पैगाम देना है वो पैगाम दे के आप साइन ऑफ करें। वही अदब के साथ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का, गुफ्तगू करने का। और मैं कहता हूं कि डायलॉग जो है ये बंद नहीं होना चाहिए, ये डायलॉग जारी रहना चाहिए, ये सोशल एक्टिविटी जारी रहनी चाहिए, चाहे जूम के जरिए करें, कैसे करें, सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात की आप। बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने वक्त निकाला मेरे लिए, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। और फैंस के लिए कोई पैगाम? फैंस मेरे दोस्त हैं, उनके नाम मैं पैगाम भेजता रहता हूँ, फर्दन भेजता रहता हूँ। बस दुआएं सबके लिए, अल्लाह खुश रखे सब, दुआएं। आमीन आमीन। मैं सारे नाजरीन का जो हमारा शो देख रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें अपना वक्त दिया। अब्बास ताबिश साहब का बेहद मशकूर हूं कि वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, और काशिफ नवीद साहब का खसूसी तौर पे शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपनी आवाज से और अपनी को होस्टिंग से इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। हम इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक और मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और काशिफ नवीद को इजाजत दीजिएगा। अदब के साथ। अदब के साथ।